अभी भी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हैं, वो हम ओवरकम कर लें, सेंटेंस को समझ लें। यानी जो सेंटेंस का सेंटेंस फ्रेगमेंट का जो थीम जो निकल रहा है, या जो कॉमन निकल रहा है, वो असल में बात ये कि मतलब आइडिया ना हो, सेंटेंस के अंदर जो थॉट होती है, जो मीनिंग होती है, वो पूरी ना हो। मतलब ग्रुप तो हो, अल्फाजों की का कॉम्बिनेशन भी हो, ठीक है ना, अल्फाज यानी कलेक्शन की सूरत में हो, मतलब अल्फाज मतलब दो तीन या उससे ज्यादा भी अल्फाज, जैसे आपके सामने इस पेज पे भी आप देख रहे होंगे, और मैंने कल ये ग्रुप के अंदर भी भेज दिया ताकि आप अपने तौर पर भी इसको स्टडी कर दें। तो आप देखें, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन उसमें थॉट नहीं होती, उसमें आइडिया नहीं होता। एक तो ये बात मिसिंग होती है, देखो, एक तो मीनिंग मिसिंग होती है, जिसको हम सेमेंटिक्स कहते हैं। इंग्लिश के अंदर ग्रामर की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? सेमेंटिक्स कहते हैं, SEMANTICS, सेमेंटिक्स कहते हैं, जिसको हम मीनिंग कहते हैं। एक तो ये होता है कि सेंटेंस फ्रेगमेंट के अंदर यानी उसका मतलब, उसकी मीनिंग जो है वो पूरी नहीं होती, तो भी सेंटेंस फ्रेगमेंट हो जाता है। नंबर सेकंड, कोई ना कोई ग्रामेटिकली मतलब जो स्ट्रक्चर होती है, जिसको ग्रामर की लैंग्वेज में हम सिंटेक्स कहते हैं, SYNTAX, सिंटेक्स कहते हैं। आप देखें, मतलब जो आपको फेडरल का सिलेबस मिलता है, या PMC का या नस्ट का जो भी सिलेबस में, उसमें ये टर्म्स यूज होते हैं, ये टर्म्स यूज होते हैं। सिमेंटिक्स यूज हुआ है, आप पहले सिलेबस खोल के देखें, सिंटेक्स यूज हुआ है, मतलब ये अल्फाज ऐसे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है ग्रामर की। अब हमें इनका पता नहीं है, ठीक है, हम मतलब क्योंकि थोड़ा ऑन द सरफेस और सुपरफिशियली हमें मतलब ये कि जल्दी से काम से हमारा काम हो जाए, वही बात होती है, ऐसे नहीं होगा काम। तो ये चीजें हम देखते नहीं है, या हमें पता नहीं होता, इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम करती है हमारे लिए। तो मैं मकसद वो चीजें भी इतनी डेप्थ में ना जाके आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन हम ये कि भाई हम समझ जाए चीजों को। तो बेटा, एक तो देखो मीनिंग होती है, और सिंटेक्स भी देखो गलत होता है तो भी फ्रेगमेंट हो जाता है। अब सिंटेक्स में क्या होता है? सिंटेक्स में मतलब जो ग्रामर होती है, ग्रामर वाले जो अल्फाज होते हैं, यानी सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होता, ठीक है, ऐसी चीजें लेक कर रही होती है या मिसिंग होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कल आपको बताया, यानी कंपोनेंट्स होते हैं, तो भी यानी हमारा सेंटेंस फ्रेगमेंट हो जाता है। तो ग्रामेटिकली भी गलती हो सकती है, और मीनिंग के लिहाज से भी गलती हो सकती है सेंटेंस के अंदर। देखो न, कभी ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पड़े होते हैं, जैसे कल हमने आपको दिए सेंटेंसेस, लेकिन फिर भी वो गलत हो जाते हैं। इधर भी आपको एग्जांपल्स मिले हुए थे। तो बेटा अब देखो इस पेज को, और फिर सेकंड पेज को, फिर थर्ड पेज को हम जो है वो देख लेंगे। इससे पहले देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मतलब इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, क्या हम इसको सेंटेंस फ्रेगमेंट बोले या ना बोले? जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल, क्या हम उसको सेंटेंस फ्रेगमेंट बोले? आप देखें, एग्जाम या इसके लिए अगर देर हो रही होती है, तो हम ऐसा ही बोलते हैं, और उससे जो भी मतलब सुनने वाला है या जिसको भी हम बोल रहे हैं, वो आराम से समझ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेंटेंस है, ये फ्रेगमेंट नहीं है। अब इसमें सब्जेक्ट डिसअपियर है, गायब है, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इंपरेटिव की स्ट्रक्चर ये सी है। इंपरेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है ना, उसकी जो कंपोजिशन होती है, वो कैसी होती है? उसमें बेटा ये होता है कि सब्जेक्ट होता ही नहीं है, हम सब्जेक्ट रखते नहीं है। और इंग्लिश के अंदर कहा जाता है, यानी इंग्लिश की ग्रामर की लैंग्वेज में इलिप्सिस, ELLIPSIS, यानी अंडरस्टूड है, पता है इसका सब्जेक्ट क्या होता है। वो सब्जेक्ट होता है यू, जो कि हिडन होता है। यानी इसका सब्जेक्ट कौन सा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है, देखो, वो यू होता है, जो कि हिडन है। और इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात होती है, एडवाइस की बात होती है, ऑर्डर या कमांड की बात होती है।
ठीक है ना। तो इसीलिए वो जो मतलब एक्शंस होते हैं वर्ब के, वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ऐसे जो एक्शंस होते हैं ना, वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो हम यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म से ही शुरू करते हैं, और सब्जेक्ट जो है वो हम नहीं लिखते, जो कि अंडरस्टूड होता है, इसका पता होता है। मैंने इस पे थोड़ी पहले भी बात की है, तो शायद किसी एरिया के अंदर, तो सब्जेक्ट इसका यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है। जो बेटा क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, हमें उसका पता होता है, इसीलिए वो सब्जेक्ट हम लिखते नहीं है। तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस सारी मैंने इस्तेमाल किया, या फॉर एग्जांपल आप देखें गेट आउट या गेट अप, चलो देखो आप इस्तेमाल करते हैं गेट अप, ठीक है, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ना कि ये सेंटेंस फ्रेगमेंट हुआ। क्योंकि गेट अप से क्या आपको पूरा मतलब मिल रहा है या नहीं, मैं बोल रहा हूँ गेट अप, क्या मीनिंग आ रही है, क्या आप समझ गए, या आपको मतलब एक्शन पूरा जो वो सेंटेंस के अंदर नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये हमारा फ्रेगमेंट नहीं है, ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या है, सेंटेंस है। या हम देखो रिक्वेस्ट भी करते हैं, प्लीज सोल्व दिस प्रॉब्लम, प्लीज सोल्व दिस प्रॉब्लम, देखो प्लीज सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो ये भी आपका सेंटेंस हुआ है, फ्रेगमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। ये भी देखो सोल्व फर्स्ट फॉर्म से हुआ, और दिस प्रॉब्लम देखो ये मतलब आपका ऑब्जेक्ट हो गया इसमें, तो और कुछ हमने ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो इंपरेटिव तो हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है। अगर मजीद ऑब्जेक्ट वाले अल्फाज आते हैं या सेंटेंस की एक्सटेंशन में अल्फाज आते हैं, तो भी मतलब आपका सेंटेंस तो बन जाता है वो। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस होता है, ना कि फ्रेगमेंट होता है, क्योंकि उससे जो है वो पूरी स्ट्रक्चर या उसकी मीनिंग जो है वो आ जाती है। और जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसकी बेटा कंपोजिशन जो होती है वो हमें पता होना चाहिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस यानी प्रॉपरली दुरुस्त हो जाता है। तो उसकी जो कंडीशन होती है यानी इंपरेटिव सेंटेंस की, हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर आते हैं हम इधर देखें, कल हमने एक सेंटेंस किया, देखो इस सेंटेंस के अंदर बेटा फ्रेगमेंट सेंटेंस जल्दी करने, आज वाइंड अप करके कल हम जो वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में ये मतलब चीजें दी हुई हैं। अब शायद सारे आप आ गए होंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, वोकेब के हिसाब से बेटा वोकेबुलरी देखो, मैंने आई और जे के लेटर्स की वोकेब दी है आपको, ठीक है ना। तो आप उन अल्फाजों को याद करें, उनको पढ़ें। उसके बाद सेकंड बात है, कुछ अल्फाज जो है वो मीनिंग के सिनोनिम्स ज्यादा दिए, यानी मीनिंग या सिनोनिम्स ज्यादा आपको मिले हुए हैं। अब मतलब ये हुआ कि मैं तो दो अल्फाज या एक वर्ड भी आपको दे सकता हूँ। ज्यादा अल्फाज देने का मतलब ये होता है कि उस वर्ड का सेंस क्लियर हो जाए, उस वर्ड का मतलब या मीनिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो हम यानी मतलब आराम से उसको समझ सकें, इसीलिए यानी मैंने दिए। अब आप कुछ ऐसा करें कि रोजाना या किसी टाइम आप फारिग होते हैं, तो जो अल्फाजों की लिस्ट होती है, उस लिस्ट को जो लेटर्स आपको दिए गए उसको आप सामने अगर 5 मिनट तक भी आप सामने ऐसा देखेंगे रोजाना, तो भी आपको अल्फाज सारे याद हो जाएंगे। याद कैसे होता है, एक नेचुरल प्रोसेस से मैं आपको बताऊं, ये रटा लगाने से नहीं। जो चीज आप रोजाना देखेंगे या सामने आपको कंसंट्रेशन या फोकस से, तो जब आप टेस्ट देंगे, जब आप एग्जाम देंगे, तो वो नेचुरली खुद ब खुद वो चीज, वो मतलब प्रॉब्लम, वो उसका जवाब जो हमें मिल जाता है। भाई हम भी आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, अभी आप मुझे बोले, कोई मुझे बोले कि सर हमें जो है वो 50 अल्फाज बताओ, तो मैं 50 अल्फाज नहीं बता सकूंगा। लेकिन अगर कोई टॉपिक होगा उस पर अगर मुझे बोलना पड़े, तो मैं 50 से 500 अल्फाज भी उस टॉपिक के ऊपर बोल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये एक फितरती अमल है। तो देखो, ये आप एक प्लीज थोड़े मेच्योर होकर सेंसिबली इन चीजों को पढ़ें। मैं सब चीजों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि इंग्लिश के वोकेब की बात कर रहा हूँ। जो चीज आपकी पढ़ी हुई होगी वो जैसे सामने आएगी, आप उसका जवाब, आप डरे हुए हो, आपको डर लगता है कि इतने सारे अल्फाज हैं, ये पता नहीं हमें समझ में आएंगे नहीं। बेटा आपके अगर ये बार बार चीजें देखी हुई होंगी, अल्फाज देखे होंगे, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा यकदम आप पिकअप कर लेंगे, इसका जवाब ये होगा, क्योंकि वो चीज देखी होगी, पढ़ी हुई होगी। वैसे भी कोई भी देखें, कोई पर्सन है, कोई प्लेस, कोई थिंग हमारी बार बार देखी हुई थी, तो हम इसे पहचान लेते जब वो सामने आता है। जब तक वो सामने नहीं आता, देखो हमारे जहन में नहीं है, पता भी नहीं है, सामने आ जाता है हम फौरन कहते हैं ये। तो ये एक तरीकेकार होता है जो कि नेचुरल है। हम क्या कहते हैं, डर की वजह से उसे रट्टा मारते हैं,
और फिर ओवर थिंकिंग, रटा जो क्या है ओवर थिंकिंग है। इससे क्या होता है, जब कोई चीज फिर भी सामने आती है तो भी हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमने उसको ना जो वो आंखों से उस अल्फाज को पढ़ा है, ना दिमाग से पढ़ा है, ठीक है, ना सही नमूने से टेक्निकली देखा ही होता है। तो ये अल्फाज ज्यादा नहीं है। इन अल्फाजों से आपको अगर कोई देखो सिनोनिम्स होते हैं, मैंने एक दो सिनोनिम दे दिया, इसके अलावा हटके कोई और आ गया तो अब आप कल बोलेंगे सर आपने तो मीनिंग ही नहीं दिया हमें। तो बेटा इसको आराम से आप रोजाना 5-10 मिनट, जिस टाइम आप फारिग हो, जिस टाइम आपको कोई काम ना हो, जिस टाइम आप कोई और जो वो पढ़ाई ना कर रहे हो, आप कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो घर के अंदर बैठे हो, टीवी पे बैठे हुए हो, या मतलब ऐसे आप इस तरीके से इन अल्फाजों को आप रोजाना देखेंगे तो बस खत्म बात, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा तरीके से पैटर्न से काम करो, नेचुरल तौर पर काम करो, आप बोझ भी महसूस नहीं करोगे और बहुत इंजॉय करोगे अपने काम को। तो काम को इंजॉय करके करो, ना कि सफर करके करो। इसीलिए वोकेब आसान है बेटा, कोई मसला नहीं, आप इन चीजों को थोड़ा देखें बस रोजाना, बस और कुछ भी नहीं है ना, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान ना हो, ठीक है। तो आप देखें मैंने ये कल दे दिया। उसके बाद सेकंड जो होता बेटा वर्बल फ्रेज फ्रेगमेंट एरर, वर्बल फ्रेज फ्रेगमेंट एरर। अब देखो वर्ब के लिहाज से ये नहीं एरर है, वर्ब जो है सही नमूने से नहीं अलग मतलब किया हुआ है। शी वेंट टू अमेरिका, चलो ये तो हमारा सेंटेंस हो गया, देखो शी वेंट टू अमेरिका ये हमारा सेंटेंस हुआ। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कि ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन आगे देखो टू कंटिन्यू हर हायर एजुकेशन, बेटा ये नहीं, टू कंटिन्यू हर हायर एजुकेशन आप क्योंकि फुल स्टॉप हुआ है, देखो फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप के बाद ये तो अलग सेंटेंस हो गया, तो अलग सेंटेंस आप पढ़े, ये आपको पूरा मतलब नहीं दे रहा। टू कंटिन्यू हर हायर एजुकेशन देखें गलत हो गया, मतलब अपनी मजीद तालीम के लिए, हायर एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, बस ये हुआ। अब देखो इसमें मैंने कहा वर्ब भी पढ़ा है, आप देखो इधर वर्ब पढ़ा है, इसमें वर्ब पढ़ा है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, तो ये पूरा सेंस नहीं दे रहा। मतलब ये कि फोकस किस चीज पे होना, मीनिंग पूरी नहीं है। तो शी वेंट टू अमेरिका टू कंटिन्यू हर हायर एजुकेशन, तो इसको हम कहते हैं वर्बल फ्रेज, क्योंकि वर्ब आ रहा है ना, इसीलिए हम कहते हैं। तो टू कंटिन्यू आप पूरा करके पढ़ेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर बी पे आप आए, देखो बी पे बेटा देखो, he thought he could solve his problems, he thought he could solve his problems by taking the help of his friends, ठीक है। वही सेम बात देखो, इसमें भी हमने फुल स्टॉप लगा लिया है, ठीक है। he thought he could solve his problems, इधर देखो ये तो सेंटेंस हो गया आपका, कैसे सेंटेंस हुआ, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ठीक है। he thought, ये देखो he thought ये हुआ। फिर देखो जो मतलब इसको क्लास चाहिए, मतलब सेकंड क्लास चाहिए पूरा करने के लिए, वो भी इधर पढ़ा, इधर सब्जेक्ट ये पढ़ा है और पूरा सेंटेंस हो गया। बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, ऐसे अंडरलाइन किया होगा, इससे सेंटेंस को देखो फ्रेगमेंट को कट करके जुमले से अलग किया होगा, अंडरलाइन किया होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कि ये मतलब फ्रेगमेंट है या सेंटेंस है। तो आप देखो बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, लाउडली पढ़ें थोड़ा जहन में से, लाउड नहीं मतलब जोर से, घर में अभी मतलब सो रहे हैं आपके फैमिली मेंबर्स प्लीज, लेकिन आप जो वो थोड़ा माइंड से, तो आपको यानी ये नजर आएगा कि इधर जो वो पूरी मीनिंग जो है वो नहीं है सेंटेंस के अंदर। बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, दोस्तों की मदद लेते हुए। अब क्या फिर क्या आगे क्या, कुछ मतलब सेंस ही नहीं आ रहा, पूरी मीनिंग नहीं आ रही, तो आप देखो ये भी आपका ए सेफ, क्या ये ए सेफ हो गया, ये आपका ए सेफ हो गया, ठीक है, क्योंकि पूरा सेंस नहीं दे रहा इसीलिए। लेकिन अब देखो he thought he could solve his problems by taking the help of his friends, he thought he could solve his problems, इसने सोचा ये प्रॉब्लम्स जो है वो अपने दोस्तों की मदद लेते हुए हल कर सकता है, ठीक है। अब आपका ये पूरा क्या हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे सेंटेंस, क्योंकि ये पूरी हमारी मीनिंग है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई इश्यू नहीं है। जिस आप तो देखो ना, आप तो लोग पढ़ते हो ट्रांसलेशन के ऊपर, तो ये जो एक्टिविटी है वो ट्रांसलेशन वाली है, और क्या। आप लोग जो अपने आप को समझते हो कि हम इंग्लिश तो हमारी कवर है, मसला नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन आती है आपको, ठीक है, ट्रांसलेट करके आप कहते हैं कि हाँ पता है हमें, तो भाई ये तो ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप आराम से हल कर लेंगे, आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ट्रांसलेट करेंगे, अगर मतलब सही आ रहा है तो ठीक है, अगर गलत मतलब आ रहा है तो मतलब वो गलत हो जाएगा, फ्रेगमेंट है। उसके बाद देखो प्रेपोजिशन का यूज सही नहीं होता, प्रेपोजिशनल फ्रेगमेंट, मतलब प्रेपोजिशन तो होता है
लेकिन ये नहीं है कि खाली प्रेपोजिशन लगाओ तो दुरुस्त हो जाएगा सेंटेंस। बेटा ऐसा नहीं है कि मतलब खाली प्रेपोजिशन आप लगाओ तो सेंटेंस जो है वो आपका सही हो जाए, ये सही नहीं होगा। क्योंकि सही कब होता है, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंपोनेंट्स पूरे होंगे ना, तब सही होंगे। अब आप देखो इस सेंटेंस में शी ले देयर स्टिल एंड अनमूविंग, अब ये सेंटेंस है आपका, ये फ्रेगमेंट नहीं है क्योंकि इसमें से पूरा सेंस निकल रहा है। शी ले देयर स्टिल एंड अनमूविंग, ठीक है, बिल्कुल खामोश जो वहां पड़ी हुई थी। एट द बॉटम ऑफ द, ये देखो ये प्रेपोजिशन है बेटा, ये प्रेपोजिशन आ गया। मैं आपको प्रेपोजिशन और पंक्चुएशन भी इसके बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन इस टेस्ट में नहीं, उसके बाद वाले इंशाल्लाह आप यू विल एंजॉय मच मोर, लर्न ऑल ऑफ दीज important elements, okay? As I'm enjoying my teaching, similarly my students will also be accepting the same experience, the same gestures of the teacher, impression of the teacher. And I'm much pleased to see that students are taking very importantly all of these things, because they realize, I know they have realized that they have to appear, they have to accomplish, okay, they have to achieve something significant, useful one in the end of their completion of this tenure. Dear students, you are going to wind up your career of 15 to 16 years, and this winding up or the conclusion should be very much successful one in the end, fruitful one, and you should retire with some rewards from your academic education of college level. That's why we are struggling to make you some sober, decent and wonderful people, okay, great people of the time to come in the future. तो देखो बेटा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो पूरा सेंस नहीं दे रहा, एट द बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस, एट द मतलब कहता है कि स्टेयरकेस के बॉटम में, अब क्या बॉटम में कहां, मतलब क्या कौन सी बात है, तो देखो एट द बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस, बेटा ये क्या हुआ, ये आपका एसएफ हो गया, यानी सेंटेंस फ्रेगमेंट। अच्छा उसके बाद देखो ये दुरुस्त हो गया, शी ले एट द बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस स्टिल एंड अनमूविंग, स्टिल एंड अनमूविंग, ये तो एडवर्ब है इसीलिए हमने इसको अलग कर दिया, स्टिल एंड अनमूविंग। और फिर देखो ये आपस में कनेक्टेड है, इसके साथ देखो शी ले एट द बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस स्टिल एंड अनमूविंग, दोनों है, इसीलिए हमने कामा देकर इसको अलग किया है, बाकी ये फ्रेगमेंट नहीं है। अच्छा उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास फ्रेगमेंट एरर, बेटा सबऑर्डिनेट की भी एरर होती है, क्योंकि सबऑर्डिनेट वाले मैंने आपको कंजंक्शंस बताए, सुने, सबऑर्डिनेट इतना आसान है कि सबऑर्डिनेट अगर अकेला आता है, उसके साथ दूसरा सेंटेंस कनेक्टेड नहीं है, तो वो सबऑर्डिनेट जो है वो फ्रेगमेंट होगा, सेंटेंस नहीं होगा। सबऑर्डिनेट आप बोलेंगे है क्या सर, मैंने बेटा सबऑर्डिनेट आपको पढ़ाया है, ठीक है, सबऑर्डिनेट मैंने क्लास के अंदर वो कंजंक्शंस जो जुमले में इस्तेमाल तो हो, ठीक है, जो डिपेंडेंट सेंटेंस बना रहे हो, वो सेंटेंस खुद अपनी सफिशिएंट या कंप्लीट थॉट या मीनिंग ना दे, कंजंक्शन उसमें लगा हुआ हो, उसको हम सबऑर्डिनेट कहते हैं। अब वो कौन से ऐसे कंजंक्शंस हैं जो जुमले को सबऑर्डिनेट बनाते हैं, जो डिपेंडेंट बनाते हैं, बेटा वो जो है कंडीशनल कंजंक्शन जितने भी हैं वो सबऑर्डिनेट है। कौन से कंडीशनल कंजंक्शंस जो भी है ना, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। अच्छा तो मैं आपको अगले पेज पे बताऊं या इधर लिख लेता हूं, ये आपने अगर लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं, या फिर पता नहीं आपको जरूरत पड़ेगी या नहीं, इधर लिखता हूं, लेकिन वो कुछ ज्यादा अल्फाज है, ठीक है ना। अच्छा तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देखो बेटा, ये जिस जगह भी लगेंगे, सेंटेंस के जिस पार्ट में लगेंगे, वो आपका पार्ट जो होगा वो फ्रेगमेंट होगा। बस देखो कितना आसान है, भले आप आंखें बंद करके भी उसको ऐसे लिखेंगे, सेंटेंस फ्रेगमेंट लिखेंगे ना, तो वो मतलब आपका सेंटेंस फ्रेगमेंट हो जाएगा। यानी सबऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ये सेंटेंस अलग होते हैं, इसके साथ अगर दूसरा सेंटेंस ऐड नहीं होता तो बेटा ये सारे एसेफ होते हैं, यानी ये सेंटेंस फ्रेगमेंट। अब इनमें कौन से कंजंक्शंस कौन से होते हैं बेटा, टाइम वाले होते हैं, वो कंजंक्शन जो टाइम को शो करते हैं, जैसे आफ्टर होता है, जैसे बिफोर होता है, जैसे अनटिल होता है, जैसे बेटा देखो टिल होता है, एज सून एज होता है, व्हेन होता है, ठीक है, ये सारे देखो मतलब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंडीशनल है, देखो कंडीशनल मतलब इफ हुआ, ठीक है, अनलेस हुआ, देखो इफ हुआ, अनलेस हुआ, प्रोवाइडेड दैट हुआ बेटा, प्रोवाइडेड दैट, ये मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अच्छा इसके अलावा आप देखें रीजन वाले होते हैं, जैसे बिकॉज हुआ, ठीक है,
बिकॉज हुआ, आप देखिए सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है, सिंस इस्तेमाल करें, आप एज इस्तेमाल करें, ये सारे इसमें मतलब किसमें आते हैं, सबऑर्डिनेट में। कंट्रास्ट वाले होते हैं, जैसे अल्दो देखें आप इस्तेमाल करें, ठीक है, दवा इस्तेमाल करें या बट इस्तेमाल करें, ठीक है, ये देखो मतलब सारे कंजंक्शंस। तो टाइम वाले कंजंक्शंस हो और WH वाले अल्फाज हो, जिसे WH वाले रिलेटिव वर्ड्स हो, तो मैं आगे इनके सेंटेंस देता हूं, पहले आप देखें। तो सबऑर्डिनेट क्लास बेटा देखो, ये जैसे ये इधर तो सबऑर्डिनेट इन्होंने प्रीपोजिशन के साथ दिया है, ही फेल्ड इन हिज स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन डिस्पाइट हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स। अब डिस्पाइट हिज देखो, ये डिपेंड करता है, ये सेंटेंस इस पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये ऐसे हो रहा है, ये खुद पूरी मीनिंग नहीं दे रहा। ये जब कनेक्ट होगा ना इसके साथ, तो जो डिपेंडेंट होता है ना, वो अकेला मीनिंग नहीं देता जब तक उसके साथ दूसरा सेंटेंस हम ऐड नहीं करते। तो ऐसे जो कंजंक्शंस हैं, जो अल्फाज में आगे आपको बताता हूं दूसरे पेज पे, वो बेटा क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये डिपेंड, अब देखो करेक्ट दिया हुआ है, डिस्पाइट इज डेडिकेटेड एफर्ट्स। इस सेंटेंस को, इसको दूसरा चाहिए तब पूरा होगा। डिस्पाइट इज डेडिकेटेड एफर्ट्स, ओके, ही फेल्ड इन स्कूल लीविंग एग्जामिनेशंस। तो ये जब सेंटेंस लगा, ओके, ये जब सेंटेंस लगा तब आपका एसएफ वाला जो सेंटेंस है वो पूरा हुआ है, तब पूरा हुआ है। देखो अदरवाइज ये डिपेंडेंट हो जाता है, अदरवाइज ये डिपेंडेंट हो गया। तो मतलब आप देखें, ठीक है ना। तो अब मैं आपको आगे डिपेंडेंट वाले जो है सेंटेंस भी बताता हूँ। ये तो हमारी अलग मतलब अभी स्ट्रक्चर है बेटा। देखो मैं आपको बताता हूँ कि डिपेंडेंट, आप देखो क्लास, फॉर एग्जांपल आप देखें, हम कोई क्लास डिपेंडेंट वाला हम सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे आप देखें, when you leave, देखो ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट है। डिपेंडेंट या हम इसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट बोलते हैं। अब आप देखो when you leave, मैंने आपको कहा ना फ्रेगमेंट के अंदर कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट और वर्ब भी काम नहीं देता। तब हमारे जहन में होना चाहिए कि वो जो फ्रेगमेंट का सेंटेंस दिया होता है वो पूरा सेंस और मतलब देता है या नहीं। अब आप देखो यू भी पढ़ा है, लीव भी पढ़ा है बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पढ़े हैं। तो क्या आपको ये मीनिंग मिल रही है इधर, व्हेन यू लीव। देखो क्यों फ्रेगमेंट है, ये क्यों फ्रेगमेंट है, सिर्फ एक वर्ड की वजह से फ्रेगमेंट है। और वो कौन सा, वो ये वाला, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट, इसीलिए देखो ये हुआ। या फॉर एग्जांपल आप देखें, देखो इफ यू, देखो इफ यू लीव, इफ यू गो, देखो आगे सेंटेंस नहीं है ना, तो देखो ये आपका फ्रेगमेंट हो गया, एसेफ हो गया। ये एसेफ क्यों हुआ, ये एसेफ क्यों हुआ आपका, इसकी वजह से क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा हुआ है या डिपेंडेंट कंजंक्शन दिया हुआ है, इसीलिए ये आपका एसेफ हुआ। या मिसाल के तौर पर देखो अल्दो, जब तक आप इनके साथ दूसरे सेंटेंस ऐड कर दो, हाँ अच्छा, जैसे व्हेन यू लीव फॉर द मार्केट, व्हेन यू लीव फॉर द स्कूल, यू विल बी टॉट। देखो अब हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। इफ यू गो, यू विल बी टॉट, यू विल मीट समबडी, पूरा सेंटेंस हो रहा है। देखो अब और सबऑर्डिनेट है, देखो अल्दो यू गेट अप, देखो ये भी फ्रेगमेंट हुआ, हालांकि सब्जेक्ट ये लगा हुआ है। सिर्फ इसकी वजह से मैंने आपको पहले जो है वो अपनी खूबसूरत राइटिंग में अल्फाज लिख के दिए। इससे पहले वाला जो पेज था उस पे आपने देखा कि जो डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट जो होते हैं ना बेटा अल्फाज, वो फ्रेगमेंट करते हैं, वो सेंटेंस नहीं करते जब तक, क्योंकि उनको जरूरत होती है सेकंड सेंटेंस को सेंस पूरा करने के लिए, मीनिंग पूरी करने के लिए। बेटा समझ रहे हैं ना, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा ना आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछें आप, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आप देखें अल्दो यू गेट अप, अब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ, तो ये पूरा हम इसको बोलेंगे एसएफ। देखो ये एसएफ आपका हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से आप देखें whoever, देखो whoever want या comes, देखो whoever comes, बेटा ये देखो आपका सबऑर्डिनेट हुआ और पूरा देखो क्या हुआ आपका एसएफ हुआ। तो ये जो कंजंक्शंस होते हैं, देखो ये जो कंजंक्शंस हैं, ये सेंटेंसेस को क्या बना रहे हैं, ये सबऑर्डिनेट बना रहे हैं। और सबऑर्डिनेट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, सबऑर्डिनेट का मतलब डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट पूरा होगा। देखो आप डिपेंडेंट हो, आप स्टूडेंट्स डिपेंडेंट हो,
ठीक है ना। आप बोले सर नहीं हम इंडिपेंडेंट है, भाई आप इंडिपेंडेंट अभी तक नहीं है, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो, टीचर्स पे डिपेंड करते हो, तो आप डिपेंडेंट हुए। और जब तक पेरेंट्स का साथ नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ का मकसद मिशन पूरा नहीं हो रहा, टीचर्स का नहीं हो रहा, बुक्स का नहीं हो रहा, जिको नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है बेटा, ये सारे क्या है, ये डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए इनके साथ whoever comes, देखो whoever comes will be appreciated, will be rewarded। तो देखो हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो कंडीशनल होना चाहिए रीजन वाला बिट। देखो फॉर एग्जांपल आप देखें, बिकॉज, देखो बिकॉज द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग। बेटा देखो ये है वाला सेंटेंस है, फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट है क्योंकि इसकी वजह से हुआ, बिकॉज द सन, क्योंकि सन जो है वो राइज हो रहा है, फिर क्या, तो आप देखें फिर भी ये फ्रेगमेंट हो रहा है इसकी वजह से, तो हम इसको कहेंगे एसिफ। पूरा समझे, अच्छे ने उनसे समझे प्लीज। तो ये जो जब तक आप इनके साथ दूसरा सेंटेंस, मैं ये नहीं कहता कि ये सेंटेंस नहीं बनाएंगे, हाँ सेंटेंस हो जाएगा, पर इनके साथ दूसरा एड प्लस करें, प्लस इनके साथ करें, प्लस इनके साथ करें, प्लस इनके साथ दूसरा सेंटेंस रखें, तब ये दुरुस्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट। अब आते हैं, देखें एब्सोल्यूट फ्रेज फ्रेगमेंट। देखो एब्सोल्यूट तो हमारी फ्रेज पड़ी हुई है, जिसमें नाउन या प्रोनाउन या कोई थर्ड फॉर्म या पार्टिसिपल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। तो एब्सोल्यूट फ्रेज वाले एग्जांपल्स देखें, मेरी वेटेड नर्वसली आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस, हर लेग्स ट्रेम्बलिंग, हर लेग्स ट्रेम्बलिंग। बेटा देखो ये यानी हर लेग्स नाउन हुआ, मैंने आपको एब्सोल्यूट फ्रेज पढ़ाया है, आपको याद होगा, उसमें नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, और फिर पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, ऐसा पार्टिसिपल जो उसके अंदर लगा होता है। हर लेग्स ट्रेम्बलिंग, तो हर लेग्स ट्रेम्बलिंग कौन सा सेंस देता है, कौन सी आइडिया देता है, कोई आइडिया और सेंस पूरा नहीं है इधर। तो इसीलिए हम इसके साथ जो ऐड करेंगे, जो सेंटेंस, जो पीस ऑफ सेंटेंस खुद पूरा मतलब ना दे, तो उसके साथ एडिशनली हम दूसरा सेंटेंस अटैच करेंगे, ठीक है, मिलाएंगे, और तब हमारा वो सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो एसेफ हो जाएगा। अब आप देखो ये आपका एसेफ है, एसेफ से मुराद सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब ये हमने इसको जो है वो देखो, हर लेग्स ट्रेम्बलिंग, देखो एडवर्ब होता है या मतलब पार्टिसिपल होता है या कोई, वो हम पंक्चुएट देकर अलग करते हैं, ठीक है, ये पंक्चुएशन का क्वेश्चन है। तो हर लेग्स ट्रेम्बलिंग, मेरी वेटेड नर्वसली आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ठीक है ना, जाहिर है प्रिंसिपल्स की ऑफिस के बाहर जाहिर प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा मतलब रोब होता है, ठीक है। तो आप देखिए हर लेग्स ट्रेम्बलिंग, मेरी वेटेड नर्वसली आउटसाइड, नर्वसली आउटसाइड, वेटेड, देखो तो ये मतलब मीनिंग भी मिल रही है, हर लेग्स ट्रेम्बलिंग, ओके, बिकॉज शी वाज वेटिंग नर्वसली आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस। बेटा बिकॉज लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रेज है ना, तो एब्सोल्यूट फ्रेज के अंदर हम कोई कंजंक्शन नहीं लगाती, हाँ लगाकर हम मीनिंग निकाल सकते हैं तो भी दुरुस्त हो जाएगा, वो भी होगा, लेकिन फिर आपका ये एब्सोल्यूट फ्रेज नहीं रहेगा, जुमला सही हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा यानी सेंटेंस आपका हो गया, लेकिन ऊपर देखो एसेफ हो गया, ठीक है। मेरी वेटेड नर्वसली आउटसाइड द प्रिंसिपल ऑफिस, ये भी आपका सेंटेंस है। अगर आप इसको अलग लिखना चाहते हो ना, इसको काट के, तो ये आपका देखो सेंटेंस हो जाएगा, अलग ये पीस पड़ा ये से पे। अच्छा फिर ये कहता है व्हेन इज इट परमिसिबल टू यूज सेंटेंस फ्रेगमेंट। बेटा ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, देखो फ्रेगमेंट कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, जैसे आप देखिए कूल एंड कैची वगैरह ऐसे अल्फाज लिखे हुए, आपने ये चीजें पढ़ी भी है, ठीक है। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर ये जो इस्तेमाल होते हैं ना, यानी जो न्यूज़पेपर एडिटर्स होते हैं, क्योंकि वहां स्पेस कम होती है। मैं थोड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं थोड़ा हल्का सा आपको बता देता हूं, अगर कहीं आपको मिलता है ना, आप क्या करते, जो काम वाली चीज होती है, जरूरी होती है, उसको छोड़ के अगर कोई एक या दो वर्ड निकाल के फिर बोले सर ये इस्तेमाल हो रहा है, आप नहीं बताया, तो वो बुक में भी दिया हुआ है, सामने आपके लिखा हुआ है, वो मैं बताता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अखबारें जो होती है ना, जो मीडिया होता है, आप देखें वहां स्पेस कम होती है, अल्फाजों की स्पेस कम होती है, जगह कम होती है, एक एक वर्ड की अहमियत होती है, ठीक है ना। तो वहां मतलब फ्रेगमेंट ही इस्तेमाल होते हैं, बस वहां ज्यादा फ्रेगमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, और वहां जाहिर लोग जो इतने मतलब होते हैं, बहुत मेच्योर होते हैं, पढ़े लिखे, तो वहां से मीनिंग जो वो पिकअप कर लेते हैं। जगह कम होने की वजह से पूरा जुमला नहीं लिखा जाता,
ठीक है, पूरा जुमला नहीं लिखा देता। जैसे लिखा जाता है पीएम टू लीव, पीएम टू लीव, पीएम टू एड्रेस, बस। अब ऐसा लिखा होता है अखबार के अंदर, टू एड्रेस, बस पीएम टू एड्रेस। अब आप देखो ये भी फ्रेगमेंट है क्योंकि इसके अंदर वर्ब वगैरह नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, तो मैंने ऐसे दिया है कि आप कहीं न कहीं से जो वो नहीं, लेकिन ऐसी बात लेके आएंगे जो मतलब काम की नहीं होती, तो उसका भी मैं बता देता हूँ बेटा। देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, व्हेन इज इट परमिसिबल टू यूज सेंटेंस फ्रेगमेंट, कब इसकी इजाजत होती है, इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब कोई मतलब अखबार वगैरह की कोई बात हो, तब आप इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज आप इस्तेमाल इसको ना करें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वगैरह भी बेटा इस्तेमाल होते हैं, वो भी फिर, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी भी एक सेंटेंस है। फिर नीचे आ जाए जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर आप आ जाए। अच्छा, ये कहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वगैरह वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, हाउ सेड इन कंक्लूजन वन फाइनल पॉइंट। Okay, sentence fragments may also be used when answering a question in oral communication। आप देखो ओरली जब कोई बात पूछी जाती है ना, तो भी हम जवाब देते हैं यस और नो में देते हैं ना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूं कि आर यू लर्निंग माय ऑल पॉइंट्स, आर यू लर्निंग ऑल द फ्रेगमेंट पॉइंट्स। मुझे पता है आप नो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये फ्रेगमेंट है, भले नो बोलो मुझे क्या है ये, लेकिन है तो फिर भी फ्रेगमेंट। ठीक है, कोई यस नहीं बोल रहा है तो खैर एक मसला नहीं है, यस बोलेंगे तो भी फ्रेगमेंट, नो बोलेंगे तो भी फ्रेगमेंट, और खामोश हो तो भी फ्रेगमेंट, क्योंकि मीनिंग नहीं निकल रही। ठीक है ना, तो मतलब ये फ्रेगमेंट हुआ। अच्छा, तो बेटा देखिए ये जो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी होते हैं ना, ये भी फ्रेगमेंट में आते हैं, लेकिन इस्तेमाल इनका भी होता है बहुत। जैसे आप देखो ये कह रहे हैं हमें व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, आप ऊपर से देखो ना। अच्छा, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स आर समटाइम्स कंसीडर एक्सेप्टेबल व्हेन एक्सप्रेसिंग इमोशन थ्रू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और व्हेन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो देखो इसमें भी वर्ब वगैरह सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए फ्रेगमेंट, लेकिन ये इजाजत होती है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस फ्रेगमेंट होते हैं। व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, हाउ सेड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम बनाते हैं ना बेटा, एडजेक्टिव लगाकर, व्हाट और हाउ लगाकर। जैसे हम कहें हाउ डिफिकल्ट क्लास इट इज, ठीक है ना, हम लगा रहे हैं हाउ डिफिकल्ट, ओके, हाउ नाइस, हाँ, व्हाट बिग, देखिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, या हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट नाइस मॉर्निंग। तो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं क्योंकि वर्ब वगैरह सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए तो ये इजाजत है, एक्सेप्टेबल हम इस्तेमाल करते हैं ये, मतलब आप इस्तेमाल, जैसे हुज बुक इज दिस, माय ब्रदर्स, ये देखो ये फ्रेगमेंट हो गया, ये बेटा फ्रेगमेंट होगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ये वर्बल होता है। हम जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें यानी स्कूल वगैरह कॉलेज या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपको कंप्लीट सेंटेंस मिलेंगे, ऐसे आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि लिखा हुआ है इट इज एडवाइजेबल टू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद देखें आगे बेटा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है समरी हमारे लेक्चर की, ये समरी है बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितना अच्छा मतलब ये दिया हुआ है। अच्छा, अच्छी पॉइंट्स दी हुई है आपने, भले पूरा लेक्चर मेरा मिस किया हुआ, आपको समझ में नहीं आया, तीन कितनी पॉइंट्स देखो, 3 पॉइंट्स आपको मिली हुई है, अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो इश्यू नहीं है, आप मतलब सेंटेंस फ्रेगमेंट समझ गए। क्या लिखा है ऊपर, चेक योर राइटिंग फॉर सेंटेंस फ्रेगमेंट। अच्छा, मतलब ये इसकी हेडिंग है, जो पॉइंट्स दी हुई है ना इसकी हेडिंग है। अच्छा, रिवाइज द सेंटेंसेस यू हैव रिटन केयरफुली, आप खुद भी लिखें, आप खुद जुमले बनाएं। फ्रेगमेंट प्रैक्टिस करने का दूसरा सबसे बड़ा अच्छा मतलब सोर्स या लर्निंग सोर्स ये है कि खुद जुमला लिखें, मीनिंग आ रही है नहीं, अगर मीनिंग नहीं आ रही है तो वो फ्रेगमेंट है। और मैंने आपको उधर क्लू भी दे दिए थे, ठीक है, अगर मीनिंग सही नमूने से नहीं आ रही है बेटा तो वो फ्रेगमेंट है, वो सेंटेंस आपका नहीं है। तो पहली बात, रिवाइज द सेंटेंस यू हैव रिटन केयरफुली, उसके बाद आस्क योरसेल्फ अबाउट ईच सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद देखिए इज देयर अ वर्ब, मतलब जो जुमला आप लिखते हो ना, क्या उस जुमले के अंदर एक्शन वर्ब है या नहीं। अगर एक्शन वर्ब नहीं है बेटा, एक्शन वर्ब के बगैर देखो मीनिंग नहीं निकलेगी, एक्शन वर्ब के बगैर मीनिंग नहीं निकलेगी। मिसाल के तौर पर मैं देखो, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं लिखूं खाली इधर सेंटेंस लिखूं, देखो इन एन ऑनलाइन, इन एन ऑनलाइन, ठीक है, क्लास, मैंने लिख लिया। मुझे बताओ कौन सा पूरा, खाली लिखा इन एन ऑनलाइन क्लास, तो मतलब देखो इसमें कोई एक्शन है ऑनलाइन क्लास में। भाई ऑनलाइन क्लास में क्या सो रहे हो, ऑनलाइन क्लास में सो रहे हो,
पढ़ रहे हैं, फिर मतलब पता नहीं है ना, तो इसीलिए एक्शन वर्ब का होना जरूरी है। जैसे स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन एन ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स आर लर्निंग, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, यानी एक्शन वर्ब का होना, सॉरी इधर पड़ा है, ठीक है, एक्शन वर्ब का, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स आर, ओके, लर्निंग, ये हो गया, ये आप खुद ही पिकअप कर लेना, ठीक है, स्टूडेंट्स आर लर्निंग, बेटा स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन एन ऑनलाइन क्लास, देखो आर लर्निंग आया तो ये एक्शन वर्ब आ गया, और एक्शन वर्ब आया तो हमारा जुमला हो गया, अदरवाइज आप देखो ये हमारा फ्रेगमेंट था। तो एक्शन वर्ब का होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा है कि अगर नहीं होगा तो वो फ्रेगमेंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखें, इज देयर अ सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन डूइंग द एक्शन, और आप देखें यानी सेंटेंस के अंदर क्या सब्जेक्ट है या नहीं है, मतलब सब्जेक्ट है या नहीं है, वो सब्जेक्ट नाउन की सूरत में हो या प्रोनाउन की सूरत में हो, नाउन या प्रोनाउन की सूरत में सब्जेक्ट है या नहीं, अगर नाउन और प्रोनाउन की सूरत में सब्जेक्ट है तो ठीक है, तो मतलब ये एक कंप्लीट कंपोजिशन होती है सेंटेंस की। अब इंपरेटिव वाली बात रही, कई ऐसे मतलब देखें स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें अंडरस्टूड होता है, जिसको हम एलिप्सिस कहते हैं, तो वहां हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आप बोलेंगे सर इंपरेटिव में नहीं है तो फिर वो कैसे सही हुआ, बेटा वो स्ट्रक्चर ही ऐसी, जुमले ऐसे, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा है, और लिखा हुआ सेंटेंस है, फ्रेगमेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आप देखें इज देयर, मतलब सॉरी, इज देयर अ सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन डूइंग द एक्शन, अगर है तो सही है, तो आपका सेंटेंस मतलब यानी है, अदरवाइज फ्रेगमेंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें, इफ द फ्रेज स्टार्ट्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग वर्ड लाइक बिकॉज और सिंस, देखो कितनी अच्छी पॉइंट है, मैंने क्लियर करवा दिए पहले पहले बेटा, इससे पहले वाला पेज उस पे बता दिया है, और अब समरी है, देखो वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आप बोलते सर हमें समरी पढ़ाते बस जान छुट्टी। अच्छा, इफ द फ्रेज स्टार्ट्स विद द सबऑर्डिनेट, अगर बिकॉज और सिंस या व्हेन, इफ, अनलेस, दो, अल्दो, ये अल्फाज जो मैंने आपको बताए ब्रैकेट में सिर्फ 2 दिए इन्होंने, मैंने ज्यादा, इनसे अगर आपका जुमला शुरू होता है, अगर वो एक ही जुमला है बेटा, उसके साथ दूसरा सेंटेंस इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रिंसिपल सेंटेंस मेन सेंटेंस नहीं है, खाली इनसे बना हुआ सेंटेंस है, तो वो सेंटेंस आपका फ्रेगमेंट होगा। वो क्या होगा, वो फ्रेगमेंट होगा, वो सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। डज इट आल्सो इंक्लूड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द थॉट, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन किया है, क्या उसके साथ यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या नहीं, अगर नहीं है तो वो फ्रेगमेंट है, अगर है तो वो भी जुमला हो जाएगा, वो फिर सेंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, सेंटेंस हो जाएगा। मतलब इसके साथ अगर इंडिपेंडेंट दूसरा सेंटेंस है तो वो आपका इंडिपेंडेंट या वो सेंटेंस हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो बेटा आपका यानी सेंटेंस फ्रेगमेंट हो जाएगा। फिर देखें, इफ यू कांट आंसर यस टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, जो ऊपर पूछे हुए हैं कि वर्ब है या नहीं है, आप कहते हैं नो, यानी सब्जेक्ट है या जुमले के अंदर, आप बोलते हो नो, और फिर सेंटेंस फिर क्या है वो, देन यू हैव अ सेंटेंस फ्रेगमेंट नॉट अ सेंटेंस। तो समझ ले कि वो जो जुमला आपके सामने आया है वो सेंटेंस कौन सा है, वो सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ना कि वो आपका सेंटेंस है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। अब इधर जो है वो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये आप खुद, आपके पास बेटा ये पढ़ा आया होगा, आप खुद कंप्लीट कर लेना, लिखा हुआ है in the paragraph given below, write s after each item if it is a complete sentence and if it is a sentence fragment। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, आप खुद जो वो देख लेना, इसको जाहिर है कुछ अल्फाज आप ऐड करेंगे, फिल करेंगे, उसके बाद ये पूरा आंसर या पूरा जो है वो आपको मिलेगा, फिर आप बोलना कि इसमें कौन सा फ्रेगमेंट है और कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हुआ मतलब फ्रेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे टाइप्स या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फ्रेगमेंट के अंदर सिर्फ एक बात ध्यान में रखना कि जुमला आपको पूरा मतलब या मीनिंग देता है या नहीं, अगर पूरा मतलब या पूरी मीनिंग नहीं देता तो वो फ्रेगमेंट है, और इसके लिए मैंने सारी पॉइंट्स आपको बता दिए। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके सिलेबस का है, मैं अलग से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो सिलेबस की बातें वो पढ़ा रहा हूँ। वोकेब के अंदर आय की वोकेब के अल्फाज और जे के, ये आप पढ़ें, आप याद करें, आप रट्टा ना लगाएं, रोजाना 5 मिनट जब फारिग हो, भले सारे सब्जेक्ट पढ़ के आप फ्री हो तब थोड़ा बस उसको देख लें सामने, आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब आप स्टूडेंट बोल रहे हैं मुझे कि सर हमें अलग जो वो बना के भेजो,
आपका मकसद ये कि 2 अल्फाज में लिख के भेजूं ताकि वो हो जाए, तो मैं तो अगर अलग शीट बना के भेजूंगा तो भी वर्ड्स तो सेम होंगे, दूसरे तो मैं नहीं दूंगा। इसलिए आप याद करो, पढ़ो, परेशान ना हो, अभी 5-6 दिन पढ़े हैं टेस्ट के अंदर और सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना काफी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।